पश्चिम बंगाल में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राज्य की राजनीति में हलचल तेज होती जा रही है। लंबे समय से जिस तरह ममता बनर्जी बंगाल की सियासत को अपने नियंत्रण में रखती आई हैं, अब उसी सत्ता के इर्द गिर्द असंतोष, नए समीकरण और संभावित टूट की चर्चाएं तेज हो गई हैं। खास तौर पर मुस्लिम वोट बैंक को लेकर जो दावे अब तक टीएमसी करती रही है, उस पर पहली बार गंभीर सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। ममता बनर्जी खुले तौर पर ये कहती रही हैं कि बंगाल का मुसलमान उनके साथ है, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग नजर आ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि बंगाल में एक बड़ा सियासी खेल होने वाला है, जिसमें ममता बनर्जी की राह आसान नहीं रहने वाली। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए सबसे पहले बंगाल के सियासी और सामाजिक समीकरण को समझना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में करीब 30% आबादी मुस्लिम समुदाय की है और राज्य की 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दशकों से बंगाल की सत्ता की दिशा और दशा तय करने में इस वोट बैंक का बड़ा योगदान रहा है। 70 के दशक में जब मुस्लिम समुदाय का कांग्रेस से मोह भंग हुआ तो उन्होंने वाम दलों का साथ दिया और लंबे समय तक लेफ्ट फ्रंट सत्ता में बना रहा। बाद में वाम दलों से भी निराशा बढ़ी और ममता बनर्जी की टीएमसी को मुस्लिम समाज का समर्थन मिला, जिसने उन्हें सत्ता तक पहुंचाया। लेकिन अब पहली बार संकेत मिल रहे हैं कि ये समर्थन एक तरफा और स्थायी नहीं रह गया है। ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी इसलिए भी बज रही है क्योंकि मुस्लिम राजनीति के कुछ नए और पुराने चेहरे अब अलग राह तलाशते नजर आ रहे हैं। चर्चा है कि हुमायूं कबीर, असदुद्दीन ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी जैसे नेता अगर एक मंच पर साथ आते हैं तो टीएमसी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लग सकती है। ओवैसी का प्रभाव सीमांचल से सटे इलाकों में पहले से रहा है और पश्चिम बंगाल के मालदा, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर जैसे जिलों में उनकी पकड़ मानी जाती है। वहीं अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट का दक्षिण भारत में प्रभाव है, जिसे टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। कुछ साल पहले पंचायत चुनावों में आईएसएफ का प्रदर्शन ये दिखा चुका है कि वो जमीनी स्तर पर असर डालने की क्षमता रखती है। तो वहीं इसके अलावा हुमायूं कबीर जैसे नेता मुर्शिदाबाद क्षेत्र से आते हैं, जहां मुस्लिम आबादी का दबदबा है और धार्मिक सामाजिक मुद्दों का असर तेजी से फैलता है। इन तीनों चेहरों की संभावित एकजुटता ममता बनर्जी के लिए इसलिए भी चिंता का कारण बन सकती है क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक अगर एक बार टूटता है तो उसका सीधा फायदा टीएमसी को नहीं बल्कि विपक्ष को मिल सकता है। तो वहीं हालांकि ये भी साफ है कि सिर्फ इन तीनों नेताओं के साथ आने भर से पूरा मुस्लिम समाज एक साथ शिफ्ट कर जाएगा, ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगा। तो वहीं अब अगर बीजेपी के नजरिए से देखो तो पश्चिम बंगाल उसके लिए लंबे समय से एक बड़ा राजनीतिक लक्ष्य रहा है। दशकों तक सत्ता से दूर रहने के बावजूद बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में बंगाल में अपनी मौजूदगी मजबूत की है। हालिया लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी और टीएमसी के वोट शेयर का अंतर ज्यादा नहीं रहा। लोकसभा चुनाव में अंतर करीब 7% और विधानसभा चुनाव में करीब 10% रहा। ऐसे में अगर टीएमसी का वोट बैंक थोड़ा भी कमजोर होता है तो बीजेपी के लिए सत्ता के दरवाजे खुल सकते हैं। यही वजह है कि बंगाल में बनते बिगड़ते समीकरणों पर बीजेपी की भी पैनी नजर है। तो वहीं राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ओवैसी, हुमायूं कबीर और आईएसएफ जैसे दल अकेले चुनावी मैदान में उतरते हैं तो वह सीमित क्षेत्रों में असर डाल सकते हैं, लेकिन पूरे राज्य की तस्वीर बदलने के लिए ये पर्याप्त नहीं होगा। असली खेल तब बनेगा जब कांग्रेस और वाम दल भी इस समीकरण में शामिल हो। आज भी सीपीएम के पास सीमित सही लेकिन 5 से 6% का कैडर वोट माना जाता है। कांग्रेस की जमीनी ताकत भले कमजोर हुई हो, लेकिन उसका वोट शेयर अब भी कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा सकता है। अगर इन सब का एक संयुक्त मोर्चा बनता है तो मुस्लिम वोटों के साथ साथ सत्ता विरोधी वोट भी एकजुट हो सकता है, तो टीएमसी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। तो वहीं इस पूरी बहस के बीच एक बड़ा सवाल ये भी उठता रहा है कि ममता बनर्जी ने मुस्लिम समुदाय को सत्ता में कितनी वास्तविक हिस्सेदारी दी है। क्या उन्होंने कभी किसी मुस्लिम नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया? क्या भविष्य में वे अपनी राजनीतिक विरासत किसी मुस्लिम चेहरे को सौंपने को तैयार होंगी? इन सवालों का जवाब फिलहाल न में नजर आता है। यही वजह है कि टीएमसी के भीतर और बाहर कुछ मुस्लिम नेता खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम जैसे नेताओं की नाराजगी की चर्चाएं भी इसी ओर इशारा करती हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो वहीं आर्थिक और सामाजिक पहलू भी इस असंतोष को हवा दे रहा है। कई रिपोर्ट्स और चर्चाओं में ये बात सामने आती रही है कि देश में मुस्लिम समुदाय की आर्थिक स्थिति जिन राज्यों में सबसे कमजोर है उनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। तो वही सवाल ये उठता है कि जब दशकों से राज्य की सत्ता उन्हीं दलों के पास रही है जिन्हें मुस्लिम समाज का समर्थन मिलता रहा, तो फिर स्थिति में बड़ा सुधार क्यों नहीं हुआ? 2-3 पीढ़ियों ने अगर सिर्फ एक ही तरह की सरकारें देखी हैं
और फिर भी गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन से जूझ रही हैं, तो स्वाभाविक है कि यह असंतोष पैदा होगा। तो वहीं बंगाल की राजनीति में एक और अहम वर्ग है जिसे अक्सर भद्रलोक कहा जाता है। ये वर्ग परंपरागत रूप से सत्ता के करीब रहने में माहिर माना जाता है। इतिहास गवाह है कि चाहे कांग्रेस हो, वाम दल हो या टीएमसी, भद्रलोक ने हमेशा सत्ता के साथ खुद को जोड़े रखा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर उन्हें ये आभास हो गया कि ममता बनर्जी की सत्ता खतरे में है, तो यही वर्ग नए सत्ता केंद्र की ओर तेजी से झुक सकता है। इसके उलट ओबीसी और दलित वर्ग का एक बड़ा हिस्सा पहले ही बीजेपी की ओर शिफ्ट होता दिख रहा है, खासकर मथुआ समाज और सीमावर्ती इलाकों में। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय एक बड़े मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। ममता बनर्जी अब भी सबसे मजबूत चेहरा है, लेकिन उनके सामने चुनौतियां पहले से कई ज्यादा जटिल हो गई हैं। अगर मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव होता है और विपक्षी दल एक साझा रणनीति बनाने में सफल होते हैं, तो आने वाले चुनाव में बड़ा उलटफेर संभव है। हालांकि राजनीति संभावनाओं का खेल है और अंतिम फैसला मतदाता ही करेगी। लेकिन जिस तरह के संकेत फिलहाल दिख रहे हैं, उससे इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस बार बंगाल का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक संतुलन की परीक्षा बनने वाला है।